सोचो एक सुबह आपकी आंख खुले और बाहर का टेम्परेचर हो 50 डिग्री। सड़कें सुनसान हो, हवा आग की तरह गर्म हो, नदी दरिया और नालों में पानी सूख रहा हो और दूर पहाड़ों से आपको खबर आए कि ग्लेशियर्स टूट रहे हैं और उन ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी फ्लड की सूरत में निचले इलाकों की तरफ और शहरों की तरफ बढ़ रहा हो। खेतों में फसलें जल चुकी हों, बाजारों में महंगाई शदीद तौर पर बढ़ गई हो और लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हों कि आखिर पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है। ये कोई डिजास्टर मूवी नहीं है, ये वो फ्यूचर है जो हमारा मुकद्दर बनने के लिए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसका नाम है क्लाइमेट चेंज। आज हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को कैसे बदल सकता है और क्या अब भी हमारे पास वक्त है कि हम इस तबाही को रोकने के लिए कुछ कर सकें। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी का बढ़ना नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना होता है। जमीन पर जो एनर्जी आती है वो सूरज से आती है। नॉर्मली क्या होता है कि सूरज की एनर्जी जमीन पर आती है, कुछ एनर्जी को जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी वापस स्पेस में चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हवा में कुछ गैसेस ज्यादा हो जाती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस शामिल हैं। ये गैसेस एक कवर्ड ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोचो अर्थ एक कमरा है और ये गैसेस उस कमरे की छत। हीट अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। रिजल्ट क्या होता है कि अर्थ धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देती है। आखिर ये गैसेस बढ़ क्यों रही हैं? इसके पीछे की वजह है इंसानी एक्टिविटीज। फैक्ट्री से स्मोक का उठना, कार और बाइक्स का फ्यूल जलना, दरख्तों का काटा जाना यानी कि डिफोरेस्टेशन। देखें, ट्रीज नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब दरख्त ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हवा में रहती है। इसका सीधा असर क्लाइमेट चेंज पर होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बहुत ज्यादा बारिशों का आना, कभी सूखा आ जाना, हीट वेव्स। जरा सोचो, कभी इतनी बारिश के शहर डूब जाए, कभी इतना सूखा कि जमीन फट जाए, और कभी ऐसे तूफान जो सब कुछ तबाह कर दें, और कभी ऐसी हीट वेव्स के सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये सब रैंडम नहीं हो रहा, इसके पीछे इंसानी एक्टिविटीज का हाथ है। अब सवाल ये है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मुल्क इससे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तान है। हैरानी की बात यह है, पाकिस्तान दुनिया के टोटल पोल्यूशन में बहुत छोटा हिस्सा रखता है। यानी प्रॉब्लम किसी और ने क्रिएट की, लेकिन असर पाकिस्तान पर ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्यों? इसके पीछे पाकिस्तान की जियोग्राफी का हाथ है। पाकिस्तान ऐसी जगह पर है जहां एक्सट्रीम ज्यादा हैं। नॉर्थ में बर्फीली पहाड़ियां और साउथ में गर्म समुंदर और सहरा। इस वजह से यहाँ वेदर जल्दी अनस्टेबल हो जाता है। ग्लेशियर्स का कटना। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड पोलर रीजन्स में। जब ये ग्लेशियर्स तेज रफ्तार से पिघलते हैं तो फ्लड रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, एग्रीकल्चर सिस्टम। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा फार्मिंग पर डिपेंड करता है। ज्यादा बारिश हो या बिल्कुल ना हो, दोनों ही सूरत में फसलें तबाह हो जाती हैं। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम कमजोर, प्लानिंग वीक और इमरजेंसी रिस्पॉन्स लिमिटेड। इसलिए छोटी सी तबाही भी बड़ी तबाही बन सकती है। यानी पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है जहां क्लाइमेट चेंज का असर डबल हो जाता है। फ्लड्स, हीट वेव्स, ये सब यहाँ पे ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। मेरा सवाल अभी भी वही है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इससे पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा? सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि खतरनाक हो। आने वाले सालों में पाकिस्तान में हीट वेव्स और ज्यादा इंटेंस होंगी। कराची, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और पाकिस्तान के कई इलाके जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब तक पहुंच सकता है। अब जरा इमेजिन करो, बिजली बंद हो, पानी की कमी हो और गर्मी इंसान को घर के अंदर कैद कर दे। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर बात करें हेल्थ रिस्क की, तो इसमें हीट स्ट्रोक्स,
डिहाइड्रेशन और डेथ में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हीट इंसानी जिस्म को शट डाउन तक ले जा सकती है। सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है? डिलीवरी राइडर्स, फार्मर्स, मजदूर और गरीब लोग। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं उनके लिए गर्मी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यानी हीट वेव सिर्फ वेदर चेंज नहीं बल्कि एक साइलेंट थ्रेट है जो धीरे धीरे जिंदगियां ले सकती है। पाकिस्तान पहले ही एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है। यहाँ पानी की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पूरा मुल्क एक सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंडेक्स रिवर, फार्म्स, ड्रिंकिंग वाटर, डैम्स सब इस पर चल रहे हैं। अब सोचो अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि हमने पहले बात की, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ रफ्तार से पिघल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? ज़्यादा पानी, ज़्यादा फ्लड्स, दरिया ओवरफ्लो करते हैं, शहर और गांव डूब जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ग्लेशियर्स छोटी होती जाती हैं और फिर पानी कम हो जाता है। यानी पहले फ्लड्स और फिर खुश्क साली। ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी पानी की कमी। किसानों के लिए फसलें बचाना मुश्किल हो जाता है, शहरों के लिए पानी देना मुश्किल और आम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, ये एक ऐसा फ्यूचर है जो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा है। पाकिस्तान का नॉर्थ एक खूबसूरत जन्नत है, लेकिन अब ये जन्नत खतरे में है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, खास तौर पर गिलगित बल्किस्तान के इलाकों में। लेकिन राइजिंग टेम्परेचर इस बर्फानी पहाड़ों को धीरे धीरे पिघला रहा है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो पानी जमा होकर लेक्स बना लेता है। उन्हें कहते हैं GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लेक्स अचानक फट जाती हैं। एक ही पल में पानी का तूफान नीचे गांव पर टूट पड़ता है, घर जमीन सड़कें सब कुछ तबाह हो जाता है। गिलगित बल्किस्तान और नॉर्दर्न वैलीज फ्यूचर में और ज़्यादा रिस्क में आ सकती हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और उतना ही ज़्यादा GLOF का खतरा बढ़ेगा। यानी जो बर्फ जिंदगी का सोर्स थी वो अब तबाही का सबब बन सकती है। आगे जाने से पहले हम फ्लड के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। 2022 एक ऐसा साल जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, नदियां उबल रही थी और ज़मीन पानी में डूब रही थी। 2022 के फ्लड ने लाखों लोगों को अफेक्ट किया। गांव डूब गए, सड़कें टूट गईं और फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। लेकिन ये सब एक डिजास्टर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट और ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। यानी जो पहले 100 साल में एक दफ़ा होता था अब हर कुछ सालों में हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी हैं? अगर मुल्क के ड्रेनेज सिस्टम ही इम्प्रूव ना हो, प्लानिंग बेटर ना हुई और एमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग ना बना तो फ्लड और भी ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। यानी फ्यूचर का खौफ सिर्फ पानी नहीं बल्कि उस पानी को हैंडल ना कर पाना है। जब सिस्टम फेल हो जाए तो डिजास्टर और भी डेंजरस बन जाता है। अब मेरा सवाल ये है, क्या हम अगले फ्लड के लिए तैयार हैं या ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी? पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन जब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो सब कुछ ही हिल जाता है। पानी कम हो जाए, गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाए या फ्लड फसलों को तबाह कर दें, तब क्या होता है? गंदम, चावल, सब्जियां सब अफेक्ट होती हैं, प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई गिरती है और फिर मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ती है और आम इंसान के लिए बेसिक सा खाना लेना भी मुश्किल हो जाता है। यानी क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं बल्कि रोटी का इशू है। जब फसलें कम होती हैं तो सिर्फ किसान नहीं पूरा मुल्क अफेक्ट होता है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी फूड सिक्योरिटी को बचा पाएंगे?
पाकिस्तान के शहर सिर्फ बिल्डिंग्स या रोड का नाम नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी है। लेकिन आने वाले वक्त में ये शहर और ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। तेज़ गर्मी, ट्रैफिक पोल्यूशन और पानी की कमी, ये सब मिलकर अर्बन लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं। कराची, समुंदर की सतह बढ़ने से कोस्टल इलाकों को खतरा बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ लाहौर और फैसलाबाद, ये शहर स्मॉग और हीट का डेंजरस कॉम्बिनेशन फेस कर सकते हैं। कंक्रीट और एसफॉल्ट सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, ये हीट को एब्जॉर्ब करके स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी कि शहर अपने आसपास के एरिया से और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। जब गर्मी बढ़ती है और हवा पोल्यूटेड हो जाती है तो अर्बन लाइफ और भी टफ हो जाती है। ये सिटीज़ जो डेवलपमेंट का सिंबल हैं वही क्लाइमेट चेंज के प्रेशर में आ सकती हैं। अब सवाल ये है, क्या हमारे शहर फ्यूचर के लिए रेडी हैं? अब तक हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक बात याद रखनी ज़रूरी है, अभी भी वक्त है। ये कहानी सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं, सोल्यूशन की भी है। सबसे पहला स्टेप दरख्तों को लगाना और जंगलात को बचाना, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन को ठंडा रखने में मदद करते हैं। साफ़ एनर्जी का यूज़ करना ताकि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमें पूरी तरह डिपेंड ना होना पड़े। पानी का ज़िया रोकना, क्योंकि पानी का हर कतरा इम्पोर्टेंट है। बेटर डैम्स और फ्लड्स मैनेजमेंट सिस्टम का बनना ताकि डिज़ास्टर्स का असर कम हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव करना ताकि ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि जब लोग समझते हैं तभी चेंज पॉसिबल होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट और अवाम मिलकर काम करें तो क्लाइमेट चेंज के डैमेज को कम किया जा सकता है। ये चैलेंज हमने क्रिएट नहीं किए, लेकिन इसका सलूशन हम ही बन सकते हैं। फैसला हमारे हाथ में है, तबाही का या तब्दीली का। क्लाइमेट चेंज कल का प्रॉब्लम नहीं है, ये आज का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ फ्यूचर की वार्निंग नहीं, ये हमारा प्रेजेंट रियलिटी है। पाकिस्तान के पास वक्त कम है, लेकिन चांस अभी भी है। हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन फ़र्क ला सकता है। सवाल ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम तैयार होंगे या नहीं।